आईने अकबरी, जिसका उल्लेख मैंने पूर्व में किया है, फारसी, हिंदी और संस्कृत इन भाषाओं में हमें ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं जो तत्कालीन समाज पर, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, तत्कालीन सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक विशिष्ट ग्रंथ की जिसका नाम था अकबरनामा। अकबरनामा जैसा नाम से स्पष्ट है, अकबर के काल की रचना है और इसके 3 भाग हैं। पहला 2 भाग जो है, पहले 2 भाग में इतिहास है, उस काल का इतिहास का विवरण है, तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन तीसरा भाग जिसे हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं वह हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और आखिर ऐसा क्यों? विशेष कारण यह है कि यह वह ग्रंथ है जिसमें तत्कालीन शासन के द्वारा समय समय पर जारी किए गए दस्तावेजों, फरमानों, आदेशों आदि का उल्लेख है। और इस प्रकार यह एक तरीके से फर्स्ट हैंड ग्रंथ बन जाता है। ये जो आईने अकबरी है, ये एक तरीके से शासन को सुचारू रूप से चलाने के कानूनों का संकलन है। मैं पुनः दोहरा दूं, आईने अकबरी एक तरीके से शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संकलित किए गए दस्तावेजों का ग्रंथ है। इतिहास लिखने की जो शासन की विशाल योजना थी, उस योजना का हिस्सा है। यानी शासन के द्वारा प्रायोजित, और जब कोई कार्य शासन के मातहत, सत्ता के मातहत होता है तो निश्चित रूप से उसकी कुछ अच्छाइयाँ तो होती हैं, साथ ही उसकी कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। पर इतना तय है कि आपको ये जान लेना है कि आईने अकबरी या अकबरनामा एक शासकीय योजना का हिस्सा थी और अकबर के शासन के 42वें वर्ष में, अकबर आया 1556 में, उसका यदि हम 42वां वर्ष लें तो ये होता है 1598। यानी 1598 में यह पुस्तक अपने अंतिम रूप में संकलित हुई। यहाँ बताना गैर लाजमी नहीं होगा कि इस ग्रंथ के लिखने में, इसके इवोल्यूशन में, इसका 5 बार संशोधन हुआ। 5 संशोधनों के बाद यह सुनिश्चित महसूस किया गया कि अब यह ग्रंथ अपने पूर्ण रूप में सही जानकारियों के साथ है और ये संकलन शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के राजपत्र के रूप में पेश किया गया। जब ये 5 बार संशोधन हुए, संशोधन का अर्थ क्या होता है, यह ज़रूरत क्यों पड़ती है? संशोधन यानी सुधार, सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब उन दस्तावेजों को पढ़ने पर कुछ ऐसा महसूस होता है कि अनजाने में या किसी अन्य कारण से कुछ जानकारी गलत हो गई है, पूरी नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है या किसी अन्य तरह की खामियां हैं, तो उसमें सुधार करके उस ग्रंथ को पूरे नए रूप में लिखा जाता है। कल्पना करिए, अकबर ने इस पुस्तक के संशोधन में 5 बार इनका संशोधन किया है। यानी ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण थी दस्तावेजों के लिए या अकबर के काल के लिए या मुगल साम्राज्य के लिए, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि एक पूरी शाही योजना इसके पीछे लगी थी और उसने इसमें संशोधन के बाद संशोधन किए और अंततः 1598 में, यानी अपने मृत्यु के मात्र 7 वर्ष पूर्व यह योजना पूरी हो पाई। लेकिन यह योजना 42 वर्ष तक लगभग चलती रही। यदि हम माने कि अकबर के आते ही उसने ये योजना शुरू नहीं की थी, वास्तव में थोड़ा समय लगा, पर सच्चाई ये है कि 1598 में इसका अंतिम रूप सामने आया। आईने अकबरी को
5 दफ्तरों या 5 भागों में बांटा गया है। इसके पहले 3 भाग में प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया गया है। जैसा मैंने बताया पहले कि यह पुस्तक आंकड़ों से भरी हुई है और साथ ही इसमें सरकारी दस्तावेजों का, सरकारी फरमानों का बहुत उल्लेख है। इनके माध्यम से हमें इनके पहले 3 भागों में प्रशासन के बारे में काफी विस्तार से जानकारी मिलती है। पहली किताब, या जिसे हम पहला भाग कह सकते हैं, उसको मंजिल आबादी का नाम दिया गया है। इसमें शाही घर परिवार और उसके रख रखाव में संबंधित आइन अर्थात नियम दिए गए हैं। यानी जो मंजिल आबादी, जो पहला भाग है इस पुस्तक का, उसमें नियम दिए हुए हैं। किस चीजों के नियम? शाही परिवार और उनके रख रखाव के संबंधित नियम दिए हुए हैं। दूसरा जो भाग है वह कहलाता था सिपह आबादी। उसे कहते हैं सिपह आबादी। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, सिपह सिपाही, सैनिक। तो सिपह आबादी जो दूसरा भाग था, उसमें सैनिक व्यवस्था, सैनिक प्रशासन, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में भी काफी जिक्र है, काफी विस्तार से इसमें दिया गया है। तो यह जो पुस्तक है, यह जो भाग है, दूसरा भाग, वह सैनिकों, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था से संबंधित है। इस भाग में शाही अफसर जैसे मनसबदार, विद्वान, कवि, कलाकार, इनकी जीवनियां भी शामिल की गई हैं। तो इन लोगों की जीवनी के माध्यम से भी मुगल काल की व्यवस्था पर काफी प्रकाश पड़ता है। तीसरा भाग जो है, पहला तो हुआ मंजिल आबादी, दूसरा सिपह आबादी और तीसरे भाग को कहते थे मुल्क आबादी। मुल्क यानी सामान्य जनता। इस तीसरे भाग जो मुल्क आबादी जिसको नाम दिया गया, इसमें साम्राज्य, प्रांतों के वित्तीय पहलुओं को, राजस्व संबंधी आंकड़ों को दर्ज किया गया है। यानी मुल्क आबादी पूरे विस्तार से राजस्व संबंधी आंकड़े, कर संबंधी बातों, कर संबंधी आदेशों, फरमानों का विस्तृत विवरण संकलित करती है, अपने में समाहित करती है अपने में। इसमें जो साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, उसके 12 प्रांतों के विषय में आंकड़े दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है, सांख्यिकी सूचनाएं दी गई हैं। सांख्यिकी सूचनाओं की दृष्टि से यह भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सूचनाओं में प्रांतों तथा उनकी सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाइयों, यानी जितने ऐसी इकाइयां जिनका संबंध अर्थव्यवस्था से था, जिनका संबंध प्रशासन से था, जैसे सरकार, परगना, महल और भौगोलिक स्थितियां, किसी किसी विशेष स्थलों की भौगोलिक स्थितियां, और इसके अलावा आर्थिक रेखा चित्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। यह स्पष्ट है इस बात से कि यह पुस्तक मात्र केवल मनोरंजन के लिए या केवल तत्कालीन घटनाओं का विवरण नहीं है। ये पुस्तक केवल राजनीतिक घटनाओं का विवरण नहीं करती। ये वास्तव में तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था, उस समय की शासन व्यवस्था और उस समय की जो राजस्व व्यवस्था थी, उस पर बहुत प्रकाश डालती है। सरकार, परगना और महल, ये जो उनके प्रशासनिक जो इकाइयां थी, उस पर विस्तार से इस पुस्तक में हमें मिलेगा। इनको भी शामिल किया गया है। और ये वही खंड है जिसमें प्रत्येक प्रांत, जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, 12 प्रांत, और इनके अलग अलग इकाइयों की कुल पैमाइश की गई भूमि
और जमा अर्थात राज्य द्वारा निर्धारित राजस्व की रकम का भी उल्लेख है। यानी ये वही पुस्तक है, यह वही भाग है आईन अकबरी का जिसमें हर प्रांत की जो इकाइयां थी उसमें नापी गई भूमि और उसके द्वारा उन भूमियों के द्वारा जमा किया गया राजस्व, इसकी रकम को भी लिखा गया है। और ये रकम मात्र अक्षरों में नहीं बल्कि शब्दों में भी है। इस प्रकार आईन अकबरी में सबसे ऊंची इकाई प्रांत और सबसे निचली इकाई के विषय में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। सरकारों के बारे में भी विस्तार से वर्णन मिलता है, विस्तार से जिक्र है। ये जो सूचनाएं हैं इनका जो संकलन किया गया है, इनका जो समायोजन किया गया है, इनको जो एकत्रित किया गया है और इनको जिस तरीके से तालिकाबद्ध सूचीबद्ध किया गया है, यह स्वयं में एक बहुत बड़ी कला है। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सभी चीजों को इसमें दर्ज किया गया है। इन सूचनाओं का संकलन तालिकाबद्ध रूप में किया गया है और प्रत्येक तालिका जो है वह हर तालिका में 8 खाने 8 खंड बने हुए हैं, जिसे हम कॉलम भी कह सकते हैं। और इस प्रकार विस्तार से इसमें दिया हुआ है कि इन 8 कॉलम्स में क्या क्या जानकारियां डाली जाती थी। उदाहरण के लिए इन खानों से हमें यह सूचना मिलती है कि परगने महल, किले, अराजी और पैमाइश की भूमि, नगदी अर्थात नगद, नगद निर्धारित राजस्व में दिए गए राजस्व अनुदान, जमींदार 7वें और 8वें खानों में जमींदारों और जातियों को उनके द्वारा रखी जाने वाली सेना, घुड़सवार, हाथी, पैदल सिपाही, ये सब का विस्तृत विवरण कॉलम कॉलम में मिलता है। 8 खाने पूरी तरह भरे हुए हैं, तरीके से दर्ज हैं ये सारी जानकारियां। और इस प्रकार जमींदारों, उनकी जातियों का भी बड़ा विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार मुल्क आबादी हमारे लिए तत्कालीन कृषि समाज का विस्तृत वर्णन देने वाली एक पुस्तक मानी जा सकती है। मुल्क आबादी से उत्तर भारत के किसानों का आकर्षक और बड़ा विशद विवरण उपलब्ध होता है, बड़ा विस्तार से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जो इसका जो चौथा और 5वां भाग है, पहले 3 भाग तो बता दिए गए, जिसमें पहला थी मंजिल आबादी, दूसरा सिपाह आबादी और तीसरा भाग था मुल्क आबादी। अब जो चौथा और 5वां भाग है, ये चौथे और 5वें भाग में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। मतलब बड़े स्पष्ट रूप से इनके 5 भागों का विभाजन है और इनको समुचित तरीके से विभाजन करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी यह आप सोच सकते हैं। आगे आपको मालूम होगा कि इस पुस्तक को लिखने में किस प्रक्रिया से तत्कालीन मुगल अधिकारियों को गुजरना पड़ा और तब हम समझेंगे इस पुस्तक की अहमियत कितनी है इस काल की जानकारी को समझने के लिए। अब देखिए चौथा, जहां पहले 3 भाग शाही परिवार, सैनिक परिवार, सैनिकों और आर्थिक मामलों पर हैं, वहाँ चौथा और 5वां समाज के उस पहलू पर हैं जिसको पहले 3 भागों में नहीं छुआ गया, यानी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं के साथ यह पुस्तक का चौथा और 5वां भाग भरा हुआ है। इनके अंत में मुगल सम्राट अकबर के अच्छे वचन
जिसे हम शुभ वचन कह सकते हैं, उनका संकलन भी है। यानी जिसे हम कोटेशन कहते हैं, उद्धरण कहते हैं, सूक्तियाँ कहते हैं, अकबर के द्वारा कही गई अच्छी बातें, उसको भी भाग के अंत में संकलित करके रखा गया है। अकबरनामा अबुल फजल ने मूलतः फारसी भाषा में लिखी, और वैसे तो अनेक ग्रंथ हैं जो संस्कृत में भी लिखे गए हैं और साथ ही हिंदी में भी लिखे गए हैं उस काल में। अब यदि वो फारसी में ही रहती तो संभव था कि इसकी सूचनाएं, इसकी जानकारी, इसकी महत्ता अन्य लोगों तक नहीं पहुंचती और बहुत से इतिहासकार 16वीं 17वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को सही रूप में समझने में वंचित हो जाते। इसी को ध्यान में रखते हुए और कुछ अन्य कारणों से एक अंग्रेज मिस्टर ब्रेवरेज, उन्होंने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया 19वीं शताब्दी में, मिस्टर ब्रेवरेज। और इसके बाद आयने अकबरी, जो उसका तीसरा भाग है, उसका अनुवाद मिस्टर ब्लैचमैन, मिस्टर जैरेट, ये दो लोगों ने किया, मिस्टर ब्लैचमैन और मिस्टर जैरेट। तो ब्रेवरेज ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फारसी संस्करण को अंग्रेजी रूपांतर किया, और उसके बाद फिर इसके भागों का अलग से फिर से अंग्रेजी में लेखन हुआ, और आईने का अनुवाद मिस्टर ब्लैचमैन और मिस्टर जैरेट द्वारा 1873 में कलकत्ता में मिस्टर ब्लैचमैन ने किया पहले भाग का अनुवाद। दूसरे भाग का अनुवाद 1891 में ही किया, और तीसरे भाग का अनुवाद मिस्टर जैरेट ने 1894 में किया। तो इस प्रकार ये 3 भाग अनुवादित हुए अंग्रेजी में, और फिर दुनिया तक यह जानकारियां पहुंची। ये तीनों भागों का अनुवाद फारसी न जानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सवाल ये उठता है, आखिर ये अनुवाद क्यों किए गए, आखिर इतनी मेहनत जो होती है? तो उसका कारण था कि तत्कालीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत एक एशियाटिक सोसाइटी एक थी, जिसका काम था इतिहास का संकलन, इतिहास की जानकारियों को एकत्रित करना, उसको इकट्ठा करना, उसको संकलित करना। इसी एशियाटिक सोसाइटी में बिब्लियोथिका जो संभाग है, जो उसका भाग था, उस श्रृंखला में बिब्लियोथिका की श्रृंखला के मातहत इन पुस्तकों का अनुवाद करवाया गया। तो यह इसका अनुवाद भी एक तरीके से शासकीय प्रक्रिया के मातहत हुआ। आईने अकबरी का या अकबरनामा का महत्व क्या है? जैसा प्रारंभ से मैं लगातार बताते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ, और आप समझ भी गए होंगे कि संभवतः इस काल की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यही है, क्योंकि इसी का जिक्र बार बार हो रहा है। ये सभी तरह की सूचनाओं का एक अनमोल संग्रह है। सबसे पहली बात तो ये जान लें, तत्कालीन समाज के व्यवहार का, तत्कालीन शासन का, उस समय के शासकों के बारे में, उस समय की ज़मींदारी प्रथा, सांस्कृतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि आदि, इस सब पे बड़े विस्तार से और दस्तावेजों के साथ इसमें सब लिखा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुग़ल काल का दरबार, मुग़ल काल की सेना, उसके राजस्व कर संबंधी जानकारियाँ, प्रांत जिसको हम सूबा कहते थे, वह उसका भूगोल, उसके बारे में, हर प्रांत के बारे में विस्तृत जानकारियाँ, और साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं का भी इसमें विस्तार से विवरण मिलता है। तो आखिर क्यों ना हो अकबरनामा या आईने अकबरी की इतनी चर्चा। अकबर काल के जो सभी विभाग और प्रांतों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें दी गई हैं।
सभी विभागों के बारे में, सभी प्रांतों के बारे में। इसमें काफ़ी पेचीदी जानकारियां हैं। जो आंकड़े हैं जिसका जिक्र पहली बार हो रहा है, आंकड़ों की भाषा इतिहास में संभवतः हम पहली बार कर रहे हैं। तो ये आंकड़ों का जिक्र पहली बार इस पुस्तक में, किसी ग्रंथ में, किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में विस्तृत रूप से मिलता है, और तो और बड़े क्रमबद्ध तरीके से मिलता है। यानी बड़ी सूची बनी हुई है और इसे सूचित किया गया है। ये सूचित करना, ये उसको क्रमबद्ध करना, उसका हर तरह के सूचनाओं का समुचित जगह पर समावेश करना एक बड़ा महती कार्य है। और उस समय जब प्रिंट मीडिया नहीं था, सब कुछ हस्तलिखित था, ऐसे समय में इतना बड़ा कार्य करना इस पुस्तक को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। और यह साबित करता है कि यह जो प्रक्रिया थी इसको रचने की, इसको लिखने की, इसको रचनाकृत करने की, यह एक शाही प्रक्रिया थी। और शाही प्रक्रिया होते हुए यह शाही कार्यों की प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता रहा होगा। तभी यह संभव था कि आईन अकबरी जैसी महती पुस्तक लिखी गई, और वह भी 5-5 संशोधन के साथ। सम्राट अकबर के अधीन साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में प्रचलित रीति रिवाज एवं व्यवसायों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हुआ यह ग्रंथ वास्तव में एक बड़ा अनूठा प्रयास है, एक अनोखा प्रयास है। हमें इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व अपने मानस पटल पे यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि हम जिस ग्रंथ के उद्धरण के आधार पर तत्कालीन समाज की बात कर रहे हैं, वह ग्रंथ वास्तव में अनूठा रहा होगा, और अनूठा है। यह एक बड़ा अच्छा प्रयास था तत्कालीन शासन के द्वारा। उल्लेखनीय है कि आईन अकबरी में मुगल साम्राज्य का जो चित्रण किया गया है वो कुछ ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में। एक ओर इस्लामिक संस्कृति का प्रादुर्भाव और उसका वर्चस्व भी हो चुका था, क्योंकि जो शासक लोग थे वे सब इस्लामिक सत्ता के, इस्लामिक धर्म के अनुयायी थे, और दूसरी ओर जो जनसंख्या थी वह हिंदू थी। इस पुस्तक के अध्ययन से हमें दोनों के बीच में जो मिश्रण हो रहा था, जिसको अब कई वर्ष हो चुके थे, यह मिश्रण इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। चाहे वह मिश्रण सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे वह राजनीतिक रूप में हो, चाहे वह आर्थिक रूप में हो। इस प्रकार मिश्रित संस्कृति की अनुभूति इस पुस्तक को पढ़ने से होती है, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, मुसलमान, जिसमें इन सभी धर्मों के लोग निवास करते हों, ऐसा इस किताब से बड़ा स्पष्ट परिलक्षित होता है। अबुल फजल के द्वारा लिखित यह पुस्तक अकबरनामा ऐसी पहली पुस्तक है जिसमें इतिहास लेखन की प्रचलित पद्धति से हटकर, इतिहास लेखन की वह घिसी पिटी पटरी से हटकर, लीक से हटकर, उनकी परंपराओं से, ट्रेडिशनल परंपराओं से हटकर एक अलग तरीके से लेखन किया गया। और उसकी खासियत क्या है, इसमें आगे बढ़कर एक कदम ये लकीर से हटे ही नहीं हैं, बल्कि एक कदम आगे ही गए हैं, और उन्होंने तत्कालीन नौकरशाही पर, तत्कालीन कृषि समाज पर, उस समय की उत्पादन संबंधी सारे सांख्यिकी आंकड़े बड़े मेहनत से इकट्ठे किए गए सब आंकड़े, उनका विस्तृत जिक्र इसमें किया गया है। इस प्रकार यह पुस्तक बहुत अहम हो जाती है। इससे पहले अबुल फजल की अकबरनामा के पहले जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो सल्तनत काल के हों, चाहे उसके पूर्व के हों, इन ग्रंथों में मूलतः हमें
राजनीतिक घटनाएं ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए राज्याभिषेक राजा का, युद्ध आदि का वर्णन, पराजय, षड्यंत्र, विद्रोह आदि ऐसी घटनाएं जिनका वाकया एक सामान्य समाज से नहीं था। और उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद ये पता नहीं लगता कि समाज किस दौर से गुजर रहा था। किसी शासक के शासन काल में समाज के विभिन्न वर्गों का जीवन यापन कैसा था, उनका जीवन स्तर कैसा था, इनकी जानकारी अन्य पुस्तकों में नहीं मिलती है। पर यह पुस्तक ऐसी पहली है जिसमें मात्र केवल राजनीतिक घटनाएं ही नहीं बल्कि इसमें सांख्यिकी आंकड़े भी हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य ये नहीं था कि देश के लोगों और उत्पाद के संबंध में मात्र एक कुछ हल्का फुल्का लिख देना, बल्कि इसका उद्देश्य ये था कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से कानून, दस्तावेज आदि का संकलन कर उन्हें एक ग्रंथ का रूप देना, ताकि उस ग्रंथ आधारित जो शासन हो वह एक सुशासन हो। ये सुशासन तभी संभव था जब आंकड़े हों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में आंकड़ों का भरपूर उपयोग किया गया है और आंकड़ों से यह ग्रंथ भर दिया गया है। इन विवरणों में किसान, जनसंख्या और उसका बहुसंख्यक होना अथवा उत्पाद आदि, ये केवल उल्लेख नहीं है, केवल पासिंग रेफरेंस नहीं है। अन्य पुस्तकों में भी किसानों की बात हुई है, जनसंख्या की बात हुई है, जनसंख्या के घनत्व आदि की भी बात हुई होगी और साथ ही कुछ उत्पादनों की भी बात हुई, लेकिन वह मात्र एक प्रासंगिक विवरण के रूप में रहा होगा। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी पुस्तक आयने अकबरी आंकड़ों से, सांख्यिकी से पटी हुई है, भरी हुई है। इसीलिए निस्संदेह मुगल साम्राज्य व उनके लोगों के विषय में विस्तृत सूचनाएं, क्रमबद्ध सूचनाएं और इस प्रयास के साथ कि इसमें दी गई सूचनाएं सही हों, संशोधन के प्रयास, इस बात को यह पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मध्यकाल का बना देती है।